हेलो बाबू बहनी, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया से होंगे और हमारे बाबू बहनी अच्छा से पेपर दे रहे होंगे। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पेपर अच्छा हो खराब हो आप अपना 100% दे रहे हैं, यही काफी है। वो रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, तब तक रोला बना के रहो। और आपके लिए 25 तारीख को जो साइंस का पेपर है, ये हमारी और आपकी शायद लास्ट मुलाकात हो क्लास 10th के लिए। मुलाकात तो अपने बाबू बहनी से हमेशा होगा और अपने घर भी बुलाने वाले, लेकिन ये क्लास 10th के लिए हमारी और आपकी लास्ट वीडियो है। यहाँ पे हम आपको लेके आए हैं पूरा क्लास 10th का जितना भी केमिकल रिएक्शन था। इस केमिकल रिएक्शन से आपको नहीं कुछ तब भी 10-12 नंबर आराम से मिलेंगे। बहुत ही घुमा फिरा के रिएक्शन से सवाल पूछता, जैसे आपसे एमसीक्यू टाइप का पूछ ले, चाहे आपसे फिल करने के लिए कह दे एक रिएक्शन दे प्रोडक्ट पूछ ले, तो आपको डरना नहीं है। आप शुरू से लेके लास्ट तक आप केमिकल रिएक्शन से डरते हैं, लेकिन आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ हम केमिकल रिएक्शन याद करा के जाएंगे। और जितने भी साइंस के केमिकल रिएक्शन है सब एक ही साथ है। और अपने बाबू बहनी के लिए 2 शायरी लेकर आए हैं, एक अभी बीच में सुनाएंगे और एक लास्ट में जाते जाते आपसे विदा लेके सुनाएंगे। पढ़े पढ़ लीजिए एक बार, जाते समय एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। अपने बाबू बहनी के लिए बहुत मेहनत की है। पढ़े। सबसे पहला रिएक्शन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़े। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन होना, यानी कि कहीं पे 2 रिएक्टेंट होंगे, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर नहीं याद होगा तो आप कहीं पे अपने रियल लाइफ में ही देखे होंगे, 2 लोग थे आपस में एक दूसरे से मिले तो 2 जिस्म एक जान हो गए। तो वही वाली कहानी है, जहां पे 2 रिएक्टेंट होंगे और मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे सवाल कैसे पूछेगा? आपसे कहेगा डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल भी याद रखने। पढ़ लेते। लिखा है व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड। कितने? 2 या 2 से अधिक अगर रिएक्टेंट है जो कंबाइन हो टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और याद रखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? अभी बता रहे हैं। कभी आप पानी में चूना मिला है? जब आप पानी में चूना मिलाते हैं तो देखते हैं धुआं टाइप का आता है। हाँ, इतना तो देखे होगे जी। जब वो धुआं क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ हीट है, और जहां पे हीट रिलीज हो उसे आपको बताए थे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपसे सवाल पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कहीं पे अगर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दिया, हमारे बाबू मैनी टिक लगा के आ जाएंगे कि वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें तो 2-3 एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अगर हम मैग्नीशियम रिबन को लें, मैग्नीशियम का एक रिबन आता है इसे रॉड टाइप का, अगर उस रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए तो हमें एक व्हाइट पाउडर मिलता है, सफेद पाउडर मिलता है, और उस सफेद पाउडर का नाम है MgO, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक डार्जिलिंग फ्लेम आता है, एक चमकता हुआ फ्लेम आता है। ऑब्जर्वेशन अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें एक फ्लेम मिलता है जो नाम है डार्जिलिंग फ्लेम, चमकता हुआ फ्लेम मिलेगा। देख रहे हैं 1 और 2 कितने रिएक्टेंट हैं? 2, और 2 मिलके क्या बनाए? 1। और जहां पे 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रहेगा। पहला एग्जांपल ये, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ। ये CaO मतलब समझ रहे क्या है? CaO मतलब ये चूना, क्यूक्लाइन मतलब चूना। जब आप चूना को पानी में मिलाते हैं H2O में तो आपको मिलता है CaOH2, और इसका सीधे आपसे फॉर्मूला पूछता है MCQ टाइप का। CaOH2 का नाम क्या है? तो हमारे बाबू भाई ने पढ़े हैं, नाम स्लैग लाइन। और साथ में आपको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। अभी बताए थे आपको कि जब आप पानी में चूना मिलाएंगे तो कुछ धुआं टाइप का निकलता है, वही क्या है? हीट है। और इसी हीट के कारण ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये था आपका पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? भूलेंगे नहीं ना। जहां पे 2 रिएक्टेंट हो मिलके एक प्रोडक्ट बनाए उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में MgO बना है, क्यूक्लाइन में CaO, साथ में H2O है, बना स्लैग लाइन CaOH2। ये पहला रिएक्शन था। और ये कहां यूज होता है? हम दीवार उवाल को व्हाइट वॉश करते हैं। नहीं, कभी बचपन में नहीं पेंट वेंट करने का पैसा रहता है, चूना उना मिला देते, मार देते दीवार पे कि लगे हाँ त्योहार है। समझ में आया? अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। और बहुत ही फेमस एग्जांपल देखे थे आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में, देवरानी जेठानी वाला।
डिकम्पोजिशन मतलब क्या, डिकम्पोज होना यानी कि टूटना, यानी कि कहीं पे एक रिएक्टेंट रहा होगा वो टूट के दो प्रोडक्ट बनाए होंगे या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर घर में दो भाई हैं, देवरानी जेठानी है, कोनो तीसरा पड़ोसी आई, कभी देवरानी चढ़ा रही है, कभी जेठानी चढ़ा रही है, और दोनों को चढ़ाई, दोनों भैवन से पूछे, दोनों अलग हो गए। एक घर था जहां पे देवरानी जेठानी दोनों थे, अब दोनों के पड़ोसी चढ़ाने की वजह से क्या हुआ, दोनों अलग हो गए और अलग अलग घर बना लिए, यानी एक घर से दो घर बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यही कहानी हुआ है यहाँ पे, जहां पे एक रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्टेंट को तोड़ के हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना देंगे, उसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात यह है कि ये तोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हाँ, कभी मान लो ऐसा हो कि कोई पड़ोसी आके चढ़ा दे, और कभी ऐसा हो कि अपन सब मर कट जाए, या कभी ऐसा हो कि ससुई एक लोग को जाने एक लोग को ना जाने। तुम लोग भी कहते हो सर जी एकदम घर बन एग्जाम्पल देते हैं, क्या करें बाबू, ये दुनिया है, ये दुनिया है। आपको बताने का मतलब ये है कि तरीका अलग अलग हो सकता है, और इसी वजह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट, जहां पे हम हीट से ब्रेक डाउन करें उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा होता है फोटोलिटिक, कि ऐसा भी हो कि हम एक जो रिएक्टेंट था उसे हम लाइट की मदद से तोड़े तो उसे हम कहते हैं फोटोलिटिक। और ऐसा भी हो सकता है कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे और इलेक्ट्रिसिटी से तोड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और यही तीन टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पढ़ते हैं लिखा क्या, देन सिंगल रिएक्टेंट, अभी बताए हैं आपको, एक घर था, एक घर से टूट के दो घर बन गए। देन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखिएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक क्यों होगा, आप खुद सोचिए, अगर कोई घर है तो अपने आप थोड़ी टूट जाएगा, आप उसे एनर्जी दे रहे हैं ना, चाहे वो पड़ोसी आके दे चाहे कोई भी आके दे, आप उसे एनर्जी दे तो रहे हैं, और जो आप एनर्जी दे रहे हैं तो ऐसा रिएक्शन जहां पे एनर्जी दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो वो क्यूक्लाइन में और CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, कितने रिएक्टेंट, एक, टूटा किसमें, दो में, क्यूक्लाइन में और CO2 में, इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अभी बताएं आपको तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट, बस इतना याद रखिए, आप आराम से लिख लेंगे। मान लेते एग्जाम में आपसे आ गया कि डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन विद एग्जांपल, तो थर्मल मतलब क्या, हीट, जहां पे एक रिएक्टेंट होगा, हीट की मदद से हम ब्रेक डाउन करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जांपल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीड नाइट्रेट। सवाल बनता है कि जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक ब्राउन फ्यूम मिलता है, मतलब भूरा कलर का एक धुआं टाइप का निकलता है, उस गैस का नाम बताइए। तो जब हम लीड नाइट्रेट को तोड़ते हैं तो लीड ऑक्साइड बनता है, और जो ब्राउन फ्यूम बनता है वो है NO2। सीधे आपसे MCQ का सवाल पूछेगा कि जब हम लीड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं तो जो ब्राउन फ्यूम मिलता है वो कौन सा होता है, क्या नाम होता है उस गैस का, तो गैस का नाम क्या है, NO2, और साथ में आपको क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड, और साथ में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और ये हीट की वजह से आप तोड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये कौन सा डीकम्पोजिशन है, ये है थर्मल डीकम्पोजिशन। जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, रिवीजन है ना, तो मान लो अगर अब उस तरह समय लेके पढ़ाएंगे तो हमारे बाबू बहनी पास समय थोड़ी ना। अब हमारे बाबू बहनी जंग लड़ रहे हैं, जंग की तैयारी हो गई है, अब आप जंग लड़ रहे हैं, तो इतना तो कर सकते हैं। दूसरा टाइप बताए थे आपको फोटोलिटिक, और आपसे बताए थे फोटो कहीं भी हो लड़कियों बहनियों, फोटो मतलब क्या, इमेज नहीं होगा, फोटो मतलब लाइट की बात हो रही, और लाइट की मदद से अगर तोड़े तो उसे हम कौन सा डीकम्पोजिशन कहेंगे, फोटोलिटिक। और कहीं ऐसा लिखा हो, ये लाइट का सिंबल होता है HMU, और ये एग्जांपल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। आपको चार रिएक्शन देगा, क्या बताइए कौन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो हमारे बाबू बहनी को दो एग्जांपल याद है, एक AgBr का, एक AgCl का। ये तो Cl वाला कम पूछेगा, लेकिन AgBr का आपसे पूछता है, और किसमें ब्रेक डाउन होगा, 2Ag में और Br2। और एक और सवाल यहां बनता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी में भी काम आता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, तो उसमें होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में किसका ब्रेकडाउन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का,
किसमें टूटता है, एजी में और बीआर। और तीसरा इसका टाइप है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे हम ब्रेक डाउन कराएंगे वाटर का और मोल्टेन NaCl का। यहां पे अगर वाटर है, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, क्या पास करा दे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जब वहां पे दो चीज मिलता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जब इस वाटर की बात करेंगे तो वाटर ब्रेक डाउन होता है H+ में और OH- में। और इतना याद रखिएगा कि जो कैटायन होगा वो कैथोड पे जाता है और एनायन होगा वो एनोड पे जाता है। बढ़िया से समझाए थे क्यों जाता है, कैसे जाता है, पर समय न होने के कारण हम बस इतना बता रहे हैं कि जो कैटायन होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज कैटायन होता है, कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे, और एनायन कहां जाएगा, एनोड पे। सी से कैटायन, सी से कैथोड, ए से एनायन, ए से एनोड। और यहीं पे अगर NaCl की बात करें तो ये भी ब्रेक डाउन होगा Na+ में और Cl- में, और ये कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे, और Cl कहां जाएगा, एनोड पे। ये था आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना भी चाहिए। आप साल भर मेहनत किए, हमारे बाबू बहनी रगड़े हैं आप साल भर, अब आपको रिजल्ट लेने का बारी है। अब आपको हड़बड़ाना नहीं है, अब आपका समय आ गया कि आप वो जो आप मेहनत किए थे साल भर, उसका फल लेने का समय आ गया। और थोड़ा सा इमोशनल इसलिए भी है कि आज और आपका हमारा लास्ट क्लास है। हो सकता है आपका ब्रांच चेंज हो जाए, चाहे आप पढ़े ना पढ़े अलग बात है, लेकिन 10th अलग लेवल का होता है, यहां पे बॉन्डिंग अलग होती है। तो बस दूसरा समझ में आया। तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारे लिए तो बहुत ही इमोशनल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी पढ़ाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पता नहीं क्यों हम इमोशनल हो जाते हैं। और आपको एग्जांपल भी बताए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या, डिस्प्लेस मतलब हटाना। कहीं पे कोई आएगा, किसी को हटाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लेते हैं आपके स्कूल में आप जब 6 क्लास में हैं, आप वहां पे टॉपर थे, हाँ हमारे बाबू बहन तो टॉपर है, आप टॉपर थे, लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में गए, वहां पे किसी नए का एडमिशन हुआ, वो आपसे भी पढ़ने में तेज था, आप वहां पे फर्स्ट आ रहे थे क्लास 8 तक। अब खुद सोचिए, अगर वो आपसे ज्यादा पढ़ने वाला होगा, मान लेते हैं कि वो आपसे ज्यादा पढ़ने वाला, अगर वो आपसे ज्यादा पढ़ने वाला है तो एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है वही टॉप करेगा। यानी कि कोई ज्यादा पढ़ने वाला आया, कम पढ़ने वाले को उसके पोजीशन से हटा दिया। और सेम कहानी ये है केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता, हटा देता, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही करीब है ये रिएक्शन। एग्जांपल देखते, पढ़ लेते, लिखा व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। मान लेते हैं एक बी और सी थे दो लोग, ये अपने में बॉन्ड बनाए थे, लेकिन बी वाला जो मेटल था ए वाले मेटल के कंपेयर में लेस रिएक्टिव था। ये दोनों खुशी से 4 साल 5 साल से रह रहे थे। एक दिन ए आया, कहा सी से कि तुम बी के साथ बॉन्ड बनाई हो, वो कहा हाँ हम बनाए। पूछा कि कितना रिएक्टिव है, तो सी बोली कि आप बताइए आप ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। ए तुरंत कहा कि भैया हम जो तुम बॉन्ड बनाई हो बी के साथ, हम उससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब सी सोचने लगी कि भाई हम बी के साथ बॉन्ड बनाए और हमारे सामने एक ऑप्शन है ए वाला जो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा सक्सेस है। सी के मन में 1 दिन 2 दिन सोची, बाद में वो डिसीजन ली कि क्यों ना हम ए के साथ ही बॉन्ड बना ले, बी को अकेला छोड़ दें। यानी कि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आके डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और देखिए बॉन्ड किसके साथ बन गया, एसी के, और बी बेचारा अकेला हो गया, अलोन, अकेला हो गया। यानी कि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आप जानेंगे कैसे कि सर ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर आनी। कैटरीना मतलब पोटेशियम, ने मतलब सोडियम, कार मतलब सी। ऐसे आपको बताए थे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे आते आते सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, गोल्ड। यानी कि आप खुद सोचिए, सवाल है आपसे हमारे बाबू बहनी से कि क्या पोटेशियम इन सबको उनके सॉल्यूशन से हटा नहीं देगा। आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है हटा देगा, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि सोडियम क्या ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर मान लेते हैं
कहीं पे मैग्नीशियम किसी के साथ बॉन्ड बनाया, वहीं पे अगर कैल्शियम जाए तो क्या जो उसके साथ बॉन्ड बनाया था वो हट नहीं जाएगा? हट जाएगा। कुछ एग्जाम्पल वही है, देखते हैं एग्जाम्पल बाबू के लिए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, देखिए ये आयरन था और ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, नीला कलर का। कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया था, कौन आया? आयरन आया। आयरन कौन है? Fe। अब यहां पे आप देखेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपको यहां पे पता चलेगा Fe यहां पे है और कॉपर यहां पे, यानी Fe वाला कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। अब आयरन कॉपर से बात नहीं करेगा, वो सीधे जाएगा सल्फेट के पास। किसके पास जाएगा? सल्फेट के पास जाएगा। यहां पे कहेगा सुने हैं आप कॉपर के साथ बॉन्ड बनाई है, वो कहेगी हाँ, कॉपर हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है हमसे और हम 4 साल 5 साल से बॉन्ड में है। वो कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बॉन्ड में है, ठीक। ये बताइए कि क्या कॉपर हमसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो सल्फेट सोच ले कि देख ले, वो गई रिएक्टिविटी सीरीज देखने, खोजते खोजते आई, यहां पे आयरन मिला और उसके नीचे मिला कॉपर। तुरंत धक्का लगा सल्फेट को कि भैया हम जिसके साथ बॉन्ड बनाए हैं वो तो कम रिएक्टिव है, अभी तो इससे ज्यादा रिएक्टिव पड़े हुए हैं। और तुरंत ये सल्फेट अपना दिमाग बदल ली, अपना मन बदल ली और सीधे आयरन से कही ठीक है बॉन्ड बनाएंगे। आयरन तो तैयार था और तुरंत आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो कलर था नीला कलर, वो किसमें बदल गया? रेडिश ब्राउन में, और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। ये रिएक्शन आपको याद नहीं करने, आपको याद करना केवल रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अगर कहीं पे आप ऐसे एग्जांपल देखें, मान लेते हैं पेपर में आपके आ गया कि आयरन है और CuSO4 है, कहा कंप्लीट करिए रिएक्शन, तो आप देख रहे हैं ये मेटल है और ये मेटल का साथ सॉल्यूशन है। अब तुरंत याद आएगा कि सर कुछ पढ़ाए थे कि कोई ज्यादा रिएक्टिव आ रहा था, लेस रिएक्टिव को हटा दे रहा था, और यही काम हुआ। अब तुरंत Fe के साथ सल्फेट का बॉन्ड बना देंगे और कॉपर को अकेला छोड़ देंगे, और इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमारे बाबू भाई ने बिल्कुल भी गलत करके नहीं आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए, उसके एग्जाम्पल बताइए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक है। अब आयरन किसके साथ बॉन्ड बना लिया? सल्फेट के साथ। यहां पे कुछ ही मन से थे, लेकिन जानते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऊपर वाला आपके साथ भी बुरा करेगा। अगर आप किसी के भरोसे कोई आपके बैठा है कि वो लॉयल है और आप उसके पीठ पीछे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ऊपर वाला देखता है। यहां पे FeSO4 यहां पे कॉपर को हटा के खुद बॉन्ड बनाया था, लेकिन फिर कुछ दिन चला, आया कौन? जिंक। सल्फेट की तो फितरत है बदलने की, वो देखेगी कि कहां पे ज्यादा रिएक्टिव है, कहां पे कम रिएक्टिव। और जैसे ही जिंक से मुलाकात हुई, पता ये चला कि जिंक वाला यहां पे है और आयरन यहां पे है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव। और जिंक का ज्यादा रिएक्टिव होना, सल्फेट को बात ये पचेगी नहीं और सल्फेट तुरंत बॉन्ड बनाएगी जिंक के साथ और फिर यहां पे आयरन को अकेला छोड़। देख रहे हैं, यही रियल लाइफ है, यही कहानी है। और तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरा रिएक्शन ये है, कॉपर है H2SO4, फिर कॉपर आया सल्फेट के पास। तो सल्फेट दोगला आदमी है, पता नहीं किसके किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। H2SO4 है, यहां पे दूसरा मेटल आया कॉपर। वो कहा कि सल्फेट से हटेंगी आप, यहां खोजने गई, हाइड्रोजन वहां पे है, कॉपर पीछे, अब तो लेस रिएक्टिव है। अब तुम लोग बताना, क्या सल्फेट अब कॉपर के साथ बॉन्ड बनाएगी? नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव, और हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कहेगी भैया दूर से ही आपको नमस्ते, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, और सीधे आप लिख के आ जाएंगे नो रिएक्शन। और ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? केवल आपको याद क्या रखना, याद रखना हमारे बाबू बहनी को ये रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप याद कर लिए तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, कभी भी आप गलत करके नहीं आएंगे। और तुम लोग के लिए 2-3 शायरी लेकर आए, पहला शायरी याद नहीं था, बस लिख के लाए हैं, तुम लोग को सुना दे रहे। रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है समझ लो, ये आपको केवल 2-3, अब लास्ट क्लास है तो सोचे 2 शायरी तो अपन बाबू बहनी को सुना के जाएंगे। सिखा नहीं रहे तुम लोग को, ये फॉलो नहीं करना, केवल आपको ये फॉलो करना, बस शायरी सुनाने के लिए अपन बाबू बहनी को।
क्योंकि आपका लास्ट दिन है, जानना दिमाग एकदम डिस्टर्ब होगा, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन बस सुना के जा रहे हैं। सुना के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में एक और शायरी, जाकिर खान की शायरी है। बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, ये बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है लगाने दोगी क्या। बस सारी ये था। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने बाबू बहनी के लिए चौथा रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। समझ लीजिए आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, शायरी सुन के थोड़ा सा रिलैक्स हो गए होगे तुम लोग। अभी लास्ट में भी एक शायरी है, और जल्दी जल्दी पता नहीं क्यों इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो, हमारे बाबू बहनी के पास समय नहीं है ज्यादा। पढ़े, रिलैक्स हो ना, थोड़ा टेंशन नहीं ले रहे हो, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप एकदम रिलैक्स होके पेपर देंगे। और ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, वो बहुत ही फेमस डायलॉग, आपका ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आप इत्मीनान से पेपर देंगे, जो भी होगा बढ़िया होगा। नहीं, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप अच्छे की उम्मीद रखिए पर खराब से खराब हालात के लिए तैयार रहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बार नाकाम हो गए तो आप थक के हार के बैठ जाइए, ऐसा नहीं करना आपको। आप हार भी गए तो फिर उठेंगे। और तुम्हारे सामने ये बंदा खड़ा है, ये कई जगह से कई चीजों से हारा हुआ है, बचपन से ही हर चीज खोते हुए आए, तब भी आज आपके सामने खड़े हैं और अपने बाबू बहनी से हंस के बात कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी कभी भी हार नहीं मानना, कोई भी दिक्कत होगा आपके भैया हमेशा यहां पे खड़े। पर चौथा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डबल से ही कुछ नाम समझ में आ रहा है कि डबल मतलब दो लोग। कहीं पे ऐसा हो कि दोनों रिएक्टेंट थे, जैसे स्कूल में आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे कि कोई आपका ज्यादा टॉपर आया, आपको हटा दिया। अब जैसे जैसे समय बीता आप दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, आप दोनों के बीच में बॉन्ड बना कि ऐसा है दोस्त, क्या करते आप भी टॉपर है हम भी टॉपर है, काहे हमारी बेइज्जती करा रहे हैं, अरे कभी आप टॉप आइए कभी हम टॉप आए। वो कहा ये कैसे, कहा कि मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है जहां पे दो रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है, दो। आप हमें डिस्प्लेस करिए उस दूसरे वाले से, हम आपको डिस्प्लेस कर देंगे पहले वाले से। यानी कि कहीं पे आयन का एक्सचेंज हो, जहां पे दो रिएक्टेंट हो और उनके आपस में आयंस का एक्सचेंज हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ते इफ देयर इज एक्सचेंज बिटवीन बोथ रिएक्टेंट, किसके किसके बीच में, अब दोनों रिएक्टेंट के बीच में सहमति बन गई है, कभी आप टॉप आइए कभी हम टॉप आए। If there is exchange between both reactant in a reaction, then this type of reaction is known as double displacement reaction. और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, और पक्का है आपको 2 नंबर 3 नंबर के सवाल मिलेंगे इस बार साइंस से। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से आपको मिलेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे देखिए Na2SO4 है और BaCl2 है। जब इन्हें तोड़ेंगे तो एक सोडियम मिलेगा, एक सल्फेट मिलेगा, यहां से एक बैरियम मिलेगा, एक क्लोरीन मिलेगा। बस कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इस Na को Cl के पास भेज दीजिए और Ba को आप SO4 के पास भेज दीजिए। Na को आप Cl के पास भेज दीजिए और Ba को आपको SO4 के साथ भेज देना, और यहां पे दोनों आयंस के दोनों रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए BaSO4 बना और NaCl बना। लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो जब अगर ट्यूब लिए रहेंगे, टेस्ट ट्यूब लिए रहेंगे, मिलाएंगे, तो ये जो BaSO4 है वो नीचे आके बैठ जाता है, यानी कि उस सॉल्यूशन में वो घुलेगा नहीं, वो आके नीचे बैठ जाएगा, और जो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में नीचे आके बैठ जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रीसिपिटेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPT। और ये याद रखिएगा कि यहां पे कौन PPT है, BaSO4। पर ये लिखा हुआ दिस BaSO4 जो व्हाइट पाउडर बना आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या है, इनसॉल्युबल है, मतलब वो घुलेगा नहीं, और जो इनसॉल्युबल होगा उसी को हम कहते हैं प्रीसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPT। याद रहेगा, Na2SO4 BaCl2 के बीच में रिएक्शन हुआ, NaCl के पास गया, BaSO4 के पास गया।
BaSO4 उस सब्सटेंस में घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, और वो नीचे जाके बैठ जाएगा तो उसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम कहेंगे प्रीसिपिटेट, यानी कि PPT। याद रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए वही चीज लिखा हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। दूसरा एग्जांपल, अगर हम PbNO3 यानी लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा, तो हमारे बाबू बहनी बताएंगे करना क्या। हमारे बाबू बहनी बताएंगे करना क्या, कुछ नहीं करना, आयन का एक्सचेंज करना। इस Pb को I के साथ भेज दीजिए, इस K को NO3 के साथ भेज दीजिए। बना क्या, देखिए KNO3 और PbI। अब PPT लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, कौन नहीं घुलेगा सर, PPT लिखा हुआ यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। और PPT किसके आगे लिखा है, वो है लीड आयोडाइड, यानी कि ये क्या है आपका PPT, और ये होगा आपका इनसॉल्युबल। और ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको डिफिनीशन याद रखना, एग्जांपल याद रखना। एग्जांपल में आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आयन का एक्सचेंज करना, Na को Cl के पास भेजना, Ba के SO4 के पास भेजना, आपका रिएक्शन कंप्लीट। और वहां पे BaSO4 व्हाइट पाउडर PPT के फॉर्म में मिला था, यहां पे लीड आयोडाइड PPT के फॉर्म में मिला। ये था बेटा आपका चौथा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। अब पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन, अभी आप क्लास 11 12 में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन का अलग लेवल का पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम यहां पे बता दे रहे हैं, अगर आप किसी रिएक्शन में, कोई मान लेते हैं रिएक्शन है या कोई रिएक्टेंट, उसमें अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं या हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एक दूसरा इसका डिफिनीशन भी है कि अगर किसी एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन को निकालें, लूज करें, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और कहीं पे अगर ऐड करें तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। लेकिन फिलहाल हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका ऐड करेंगे, ऑक्सीजन का, या हम किसको रिमूव कर दें, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। भाई वही बात है, चाहे आप किसी को ऐड करिए चाहे रिमूव करिए, लेकिन किसको ऐड करना, ऑक्सीडेशन O से है तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे, और किसे रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन। या दूसरा डिफिनेशन की बात करें तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कहीं से इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा। ये थोड़ा सा आपके बियॉन्ड है, लेकिन अभी समझा देना क्या है। या आप कहीं इलेक्ट्रॉन का लूज करें या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखते हैं, अगर यहां की बात करें तो यहां पे आप खुद देख रहे हैं, यहां पे कॉपर अकेला है, कॉपर में हम क्या जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, और बना क्या, CuO। यानी कि कॉपर में हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन का जोड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जोड़ना होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा देखते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन में। आपको पता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहेंगे हाँ सर 11 तो होते हैं, और हर एलिमेंट क्या बनना चाहता है, हर एलिमेंट बनना चाहता है नोबल गैस। और सोडियम क्या करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहां पे देखिए सोडियम अगर अकेला है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, और यहां पे जैसे लूज किया इस पे चार्ज आ गया +1 का, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया। बस इतना ही याद रखना, अकेला था 0 था, यहां गया +1 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा। इलेक्ट्रॉन का लूज किया, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। ये वैसे ही सेम Mg का है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg+2 में आएगा, और ये भी क्या होगा आपको, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी चारों डिफिनीशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और हमारे बाबू भाई ने कुछ पूछे आपसे ऑक्सीडेशन के बारे में, चारों डिफिनीशन में कुछ लिख के आ जाएंगे, आपको नंबर मिलेगा एग्जाम्पल के साथ। दूसरा है इसी का उल्टा रिडक्शन, दूसरा है इसी का उल्टा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन का रिमूव कर रहे थे। हम भी नहीं सोच पा रहे हैं जी, काहे इतना जल्दी जल्दी पढ़ाना, तुम पढ़ लो, लुक पे ज्यादा ध्यान मत देना, यही असली लुक है हमारा। ऐसे ही रहते हैं, बस थोड़ा सा जिम्मेदारी बोझ था, आजाद है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसे ही मिलेंगे आपको। और इसे जज मत करना, इसे जज मत करना है, टीचर है कैसे घूमते, अपनी जिंदगी है, आप लोग से बस कोऑपरेट चाहते हैं कि अपनी अपनी जिंदगी है,
आप भी जिए, हम भी जी ले। और कहीं पे अगर आपको पढ़ाने में कमी आए तो आप हमसे कहिए, पढ़ाने में आपको रत्ती भर भी कमी नहीं आएगा। अभी अप्रैल से क्लास 12 की केमिस्ट्री डालेंगे और 9th का भी साइंस, आपको पढ़ाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, वहां पे ऑक्सीजन का ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन का रिमूव कर रहे थे, तो यहां पे उसका उल्टा होगा। आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। वहां पे आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन को आप गेन करेंगे। वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा था, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, और इसी पूरे चारे डिफिनेशन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। पढ़ लेते, लिखा हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे किसका था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। दूसरे डिफिनेशन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे लूज कर रहा था, यहां गेन होगा। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल है एडिशन, और सॉरी यहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए, गलती हो गया, सॉरी। यहां पे आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और तुम लोग को जो पीपीटी मिलेगा तो उसमें आप थोड़ा सा सही से कर लीजिएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां पे अमोनिया था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में हम क्या जोड़ दिए, H2। जब नाइट्रोजन में H2 जोड़े तो बना ये अमोनिया, और हाइड्रोजन का यहाँ पे जुड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। हमारे बाबू भाई तुरंत कहेंगे सर रिडक्शन। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दूसरा बताएं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि हम अर्गन बन जाए, कोई नोबल गैस बन जाए, और अर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। अब 17 से 18 बनना 17 से 18 बनना, तो क्या उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मान लो तो तुम्हारी फैमिली है, सब लोग की शादी हो गई, तुम ही बस बचे हो, तो तुम्हारी भी फैमिली पूरी करने के लिए, इस फैमिली को स्टेबल बनाने के लिए आपकी भी तो शादी करनी पड़ेगी, एक मेंबर को लेके आना पड़ेगा। और ऐसे ही क्लोरीन के साथ हुआ, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा और किसमें आएगा, Cl माइनस में, Cl माइनस में जाएगा। और यहां पे देख रहे हैं, यहां पे 0 से -1 हो गया, यानी कि 0 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर सल्फर है, सल्फर के पास 16 होंगे, और 16 से 18 जाने के लिए 2 को ऐसा करेगा, और 18 बनेगा, और H2 माइनस का चार्ज है। ये था आपका रिडक्शन। बढ़ते आगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। पूछ लेता एग्जाम में कि रिडॉक्स रिएक्शन बताइए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रिडॉक्स देख रहे हैं, थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते, रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते। यहां पे अगर देखें तो RED है और OX है। RED मतलब क्या होगा, रिडक्शन, RED मतलब क्या होगा, रिडक्शन, OX मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों हो। अब हाँ, जैसे दो लोग को लेके चलना, समझ गए होंगे हमारे बाबू बहनी, जहां पे रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो एक ही रिएक्शन में, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पे रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, देखते हैं कैसे होगा, पढ़ लेते हैं। पहले लिखा क्या, लिखा है इन अ रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा, एंड अदर रिड्यूस्ड इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्टेंट वहां पे कहीं पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, और ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो, इसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे एग्जांपल देखते हैं, अगर एग्जांपल देखें तो यहां पे है CuO और H2। क्या है, CuO और H2। अगर हम यहां पे देखें कॉपर को, कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन का रिमूव कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्सीजन से रिमूव हो गया और कॉपर अकेले में चला गया, यानी कि कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वहीं पे अगर हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, H2O। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारे बाबू बहनी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडाइज। यानी कि एक ही रिएक्शन में कॉपर रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सेम एग्जांपल यहां पे जिंक O और CO के साथ, जिंक ऑक्साइड है, वहां से ऑक्सीजन को हटा देंगे,
केवल जिंक बचेगा और क्या हो जाएगा, जिंक का रिडक्शन हो जाएगा। और वहीं कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ दें और ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बढ़िया से एक बार देख लेना, एक बार आप देख के जाइएगा, सही बता रहा है, रिएक्शन से आप कभी भूलेंगे नहीं। अभी इसके बाद और भी दूसरे चैप्टर के जब रिएक्शन आएंगे वहां पे और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वहां पे केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना जो बताएंगे। हम अपने बाबू बहनी को केवल जो बताएंगे वही याद रखना। तो सब गर्मी बढ़ गया है, तो सब गर्मी उर्मी हो रहा, टेंशन नहीं लो, जल्दी ही सब सेटअप वोटअप करने वाले हैं बढ़िया से। अभी तो कम बैक होगा। रील देखे हो नहीं तुम लोग, रील देखे हो, कम बैक करिए जिंदगी में, हाँ ताकि आपको कुछ खोना ना पड़े। चलिए आगे बढ़े। अब दूसरे चैप्टर के रिएक्शन आते हैं, पहले चैप्टर के रिएक्शन खत्म हो गए, दूसरा चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। दूसरा वाला चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे रिएक्शन। अब बेटा हम दूसरे चैप्टर का रिएक्शन पढ़ेंगे, और बहुत ही कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप बस उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। हम एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप पढ़े तो होंगे मेटल एंड नॉन मेटल, आपको बताए थे कि मेटल हल्का फुल्का बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इस वजह से उसके पास नेचर होता है बेसिक। अब आप खुद सोचिए, अगर मेटल बेसिक है, उसके पास नेचर बेसिक है, तो क्या वो बेस से ज्यादा रिएक्ट करेगा? आप कहेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि बेस है, बेस के साथ रिएक्शन करे, कुछ मैच नहीं हो रहा। यानी कि मेटल आप जब भी देखेंगे, मैक्सिमम आप देखेंगे एसिड के साथ ही रिएक्शन होता है। और कभी भी एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ होता है तो आपको पता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और साथ में आपको एक गैस मिलता है, नाम है हाइड्रोजन गैस। कॉन्सेप्ट यही है कि कभी भी ऐसे रिएक्शन पूछे तो आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना ये, क्या याद रखना, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस H2। ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो आपको सॉल्ट मिलेगा, साथ में आपको एक गैस मिलेगा, नाम है हाइड्रोजन गैस। बस इतना ही याद रखना है, बाकी कोई रिएक्शन हो दुनिया का, कोनो एसिड हो कोनो मेटल हो, आप तुरंत कहेंगे सर एसिड और मेटल सॉल्ट मिलेगा और H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बस इतना ही याद रखना। देखो एग्जांपल, H2SO4 आपको पता है एसिड, आप कहेंगे हाँ सर एसिड है, और जिंक आपका एक मेटल। कुछ नहीं करना, इस एसिड से हम H को बाहर निकाल देंगे। किसको बाहर निकाल देंगे? H को, और जिंक को जाके यहां लगा देंगे। देखो बना क्या, ZnSO4 बन गया, साथ में आपको कौन सा गैस मिला, हाइड्रोजन गैस। और कभी ये पता लगाना हो तो आप इन दोनों को मिलाइए और कुछ गैस निकलेगा, उस गैस को आप एक पाइप के थ्रू बाहर लेके आइए, और जब वहां पे लाइटर या माचिस आप जलाएंगे तो पटाखे की आवाज आएगी, पॉपअप साउंड आएगा। और वो पॉपअप साउंड क्यों आता है? वो आता है हाइड्रोजन गैस की वजह। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, HNO3 है, HNO3 का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, MgNO3, और साथ में क्या मिला आपको, हाइड्रोजन गैस। बस इतना, यही चीज लिखा हुआ, मेटल आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड बेस। और अभी आपको बताया कि बेस से ज्यादा रिएक्टिव नहीं करता। केवल एक एग्जांपल है NaOH। NaOH का जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट। बस इतना ही एक आपको बात याद रखना है कि मेटल कौन से नेचर का है, मेटल बेसिक नेचर का है। तो अब ये सी बात है, बेसिक नेचर का है तो ज्यादातर रिएक्टिव किससे होगा, एसिड से, बेस से बहुत कम होगा। केवल आपको एक एग्जांपल याद रखना, NaOH, जिंक के साथ रिएक्शन कराएगा, बनाएगा सोडियम जिंकेट। ये था आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। फिर वही कॉन्सेप्ट, एसिड है, किसका रिएक्शन करा रहा है, मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट कौन होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। Na2CO3 है, अगर Na2CO3 है तो वो है सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 है, यानी कि एक सोडियम की जगह H लगा दे तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला पूछता आपसे, इंपॉर्टेंट है MCQ में, आपसे कहेगा कि सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। तो अगर Na2CO3 है तो वो है सोडियम कार्बोनेट,
NaHCO3 है तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है एक्चुअल में इनका नेचर बेसिक होता है, और जैसे ही हमारे बाबू बहनी सुने कि इनका नेचर बेसिक होता है तो तुरंत एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे सॉल्ट। और यही आपका कॉन्सेप्ट है यहां पे कि कभी भी एसिड का रिएक्शन अगर मेटल या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होगा तो सबसे पहला चीज बनेगा क्या, सॉल्ट, और साथ में आपको मिलेंगे H2O और CO2 बाई प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है, ये आपके बाई प्रोडक्ट है। बस इतना याद रखना आप, क्या याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, कौन से नेचर के होंगे, वो होंगे बेसिक नेचर। और अगर बेसिक नेचर के होंगे तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और साथ में आपको मिलेगा H2O प्लस CO2। याद रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपका HCl एसिड है, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, यहां से Na लेगा, वहां से Cl बना आपका सॉल्ट, पता है ना, न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, H2O प्लस CO2। वहीं पे अगर H2SO4 ये भी आपका एसिड है, और ये आपका बाइकार्बोनेट है, कौन से नेचर का, बेस नेचर का, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा Na2SO4, तो साथ में आपको क्या मिलेगा, H2O और CO2। देख रहे हैं, रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम आपके सिलेबस में बहुत अधिकतर यही दिया है एसिड और बेस का, बस आपको नेचर पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेचर का है। यहाँ पे बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट कौन से नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ये दोनों सॉल्ट, और साथ में आपको क्या मिलेंगे, H2O और CO2। अगले रिएक्शन पे बढ़ते, अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर। फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट, मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर से। अब जो बात याद रखना आपको ये है कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड देख रहे हैं, ये नेचर इसका होता है बेसिक नेचर का। अरे सर जी, आप तो एक ही बात में तो हमको रिएक्शन याद करा दिए। अब अगर बेसिक नेचर का है और एसिड के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो जो घुलेगा वो बेस बनाएगा। अच्छा, एसिड वाला अभी आ गया। कहानी ये है कि अगर मेटालिक ऑक्साइड है, अब उस मेटालिक ऑक्साइड को चेक करेंगे कि उनका नेचर कैसा, तो आप उसे पानी में डालिए। जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे, कोई लिटमस पेपर ले लीजिए लाल कलर का, आप लाल कलर का डालेंगे वो ब्लू कर देगा, नीला कर देगा, बी से बेस बी से ब्लू, याद है क्यों होगा, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जैसे ही आप उसे पानी में घोलेंगे वो तुरंत हाइड्रोक्साइड बना देगा। और कॉन्सेप्ट यही है कि मेटालिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो बनाता है बेस। देखिए यहां पे क्या है, सोडियम ऑक्साइड मेटालिक, MgO मेटालिक ऑक्साइड, K2O पोटेशियम मेटालिक ऑक्साइड, तीनों को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या बनाया, ये बनाएगा बेस। और ये Na2OH नहीं है, सॉरी, ये केवल NaOH। ये क्या बना, NaOH क्या है पता ना, बेस है। MgOH2 क्या है, बेस है। KOH क्या है, बेस। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेटालिक ऑक्साइड होगा, कौन सा ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड होगा, तो मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर का है, मेटालिक ऑक्साइड है बेसिक नेचर का, और आप पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट। अब कोई भी आप मेटालिक ऑक्साइड लेके चले आइए, मतलब जो वाटर सॉल्युबल हो, ऐसा ना हो कि वाटर सॉल्युबल नहीं हो और तुम वही जबरदस्ती घुला रहे हो, जबरदस्ती नहीं घुलाना, ऐसा ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल हो, पानी में घुलते ही वो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। और यही है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर। अब आप अगला टॉपिक यही है कि अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो सर अगर एसिड से रिएक्शन करा दे, तो हमारे बाबू बहनी जानते हैं अगर एसिड से कराएंगे तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। वही चीज है अगला, अगला है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर। व्हेन नॉन मेट, अच्छा ये पढ़ ले ऊपर वाला, पढ़ लेते हैं ऊपर वाला, कहोगे सर जी पढ़े नहीं। व्हेन मेटालिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर का, बेसिक नेचर का, dissolve in water form basic solution because metallic oxide is basic in nature। कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। इस वजह से जब हम मेटालिक ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो वो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एक ही चीज लिख दिए काजी, अच्छा हाँ ठीक है, वो मेटालिक, सॉरी 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 बाबू बहनी, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है ना, थोड़ा सा गर्मी मौसम आ गया, रूम सब बंद है, अब वो क्या तुम लोग से कहे,
लगवाएंगे लगवाएंगे, तो 4 महीने में एसी उसी लगवा के सब सेटअप करवाएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करना है। अगला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कौन सा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, मेटेलिक ऑक्साइड था, कौन से नेचर का था? और बाबू बहनी बताइए कौन से नेचर का था? सर जी बेसिक नेचर का। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा एसिडिक नेचर का। कौन से नेचर का? बस यही दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, अभी बहुत सी चीज ऐसे मिलने वाले हैं। अगर मेटेलिक ऑक्साइड होगा तो वो बेसिक नेचर का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा तो वो एसिडिक नेचर का। अब अपने बाबू बहनी धीरे सवाल पूछे, अगर मेटेलिक ऑक्साइड को हम पानी में मिलाए थे तो बेस बना था, तो क्यों बना था? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर का था? बेसिक नेचर का। अब अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और हम उसे पानी में घुले तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। और यही चीज लिखा हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एसिड। और यही है आपका कॉन्सेप्ट। आपको ये चीज याद नहीं करना, आपको याद करना ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा? आपका एसिड। एग्जांपल देख लो, CO2 ये कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, जब पानी में घोले तो बना H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। वैसे ही अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ऑक्साइड बनेगा, और पानी में घोलेंगे तो ये H2SO4 बनेगा, ये भी क्या है? आपका एसिड। कॉन्सेप्ट याद रहेगा? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इतने से काम चल जाएगा। अगर मेटेलिक ऑक्साइड है बेसिक नेचर का, पानी में घोलेंगे तो बेस बनाएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, पानी में घोलेंगे एसिड बनाएगा। और यही पूरा आपका रिएक्शन है। केवल कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये याद रखना है और यहां पे आपको ये याद रखना है, बस यही 2 चीज याद रखना। बाकी रिएक्शन हमारे बाबू बहनी नहीं याद करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट देना काम है हमारा। सही है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन बाबू बहनी के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगला फिर है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अच्छा, तुम लोग से एक सवाल है, यहां पे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस भी तो कर सकते थे। हमारे बाबू बहनी इतना तो होशियार हो गए कि सर मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, तो बेस से क्यों रिएक्शन कराएंगे? इसी वजह से हम यहां पे हेडिंग डालें रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। किसके साथ? एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का। और हमारे बाबू बहनी इतना तो जानते हैं कि अगर बेस है और एसिड है, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और यही कॉन्सेप्ट है यहां पे, मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। और साथ में आपको क्या मिलेगा? वाटर। देख लो, कुछ रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि मेटेलिक ऑक्साइड है कौन से नेचर का? बेसिक। साथ में किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। बेसिक और एसिड मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। और यही चीज लिखा हुआ है, देखो यहां पे Na2O क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। HCl क्या है? एसिड है। दोनों मिलके क्या बनाए? NaCl। और ये क्या है? आपका सॉल्ट है। और साथ में आपको मिला H2O। याद रहेगा? देख रहे हो, कुछ रिएक्शन याद ही नहीं करना, कुछ भूल जाओ, एकदम रिएक्शन भूल जाओ। बस इतना याद रखना कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का, और अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, और उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देख लो कोई भी एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड है HNO3, ये आपका एसिड है, ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड है। ये कौन से नेचर का? बेसिक नेचर का। ये एसिडिक नेचर का, और बना आपका कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्या है? आपका सॉल्ट। बस अगला अगला उसी में रिएक्शन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, बिना देखे बताओ, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो एसिड से रिएक्शन कराएंगे कि बेस से? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर का? एसिडिक नेचर का। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एसिडिक नेचर का है तो रिएक्शन किससे कराएंगे? बेस से। और यही टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही कहानी, ये आपका एसिडिक नेचर और ये आपका बेस, साथ में आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट। एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल देख लो, ये CO2 है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, SO2 है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? बेस के साथ। CaOH2 पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। MgO2 ये क्या है? ये भी आपका बेस है। और बेस का रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। और देखो यहां पे बना कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक सॉल्ट है। MgSO4 ये भी आपका एक सॉल्ट। देख रहे हो, कुछ रिएक्शन कहीं पे भी कहे हैं रटो, कहीं पे रिएक्शन कहे हैं रटो।
रटना ही नहीं है आपको। और जितने भी मैक्सिमम आपको पहला चैप्टर छोड़ दे, दूसरा तीसरा चौथे में आपको सब एसिड बेस का ही खेल मिलेगा। केवल आपको यह जानना है कि कौन कौन से नेचर का है। अगर मेटालिक ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर का, और दोनों का रिएक्शन कराएंगे। ऊपर वाले में किसका रिएक्शन करा रहे थे? मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ, तो सॉल्ट बना। नीचे नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ, तभी क्या बना? सॉल्ट बना। और ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने, ये एग्जाम्पल आपके सामने। अगला चलते हैं, बढ़ते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। और अभी तक जितना पढ़ते आए वो, कहीं पे एसिड था, कोई बेसिक नेचर का था, दोनों मिलके सॉल्ट बना रहे थे। कहीं पे कोई बेस था, एसिडिक नेचर का था, दोनों मिलके सॉल्ट बना रहे थे। इस पूरे रिएक्शन को, जहां पे एसिड और बेस का रिएक्शन हो और सॉल्ट बने, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid and base are combined to form salt is known as neutralization reaction। और बस इतना ही, पूरे रिएक्शन यही था। कहीं पे देख रहे थे एसिडिक, कहीं पे बेसिक, कहीं पे एसिडिक, कहीं पे बेसिक। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, आपको मिलेगा सॉल्ट और साथ में मिलेगा आपको वाटर, और इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल देख रहे हो, यहां पे खुद देख रहा है न्यूट्रल, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, सॉल्ट होगा, और इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे H2SO4 ये क्या है? एसिड है। NaOH ये क्या है? बेस है। और एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। और साथ में आपको क्या मिलेगा? साथ में आपको मिलेगा वाटर। यहाँ पे भी देख लो, ये आपका एसिड HCl, KOH आपका बेस, और दोनों मिलके क्या बना है? सॉल्ट। और साथ में आपको क्या मिला? H2O। अब इस न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पे 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। पिछले साल अभी CBSE बोर्ड में यही पूछा था, एग्जांपल दिया था सॉल्ट का, रिएक्शन का पूछा था, कौन एसिडिक, कौन बेसिक सॉल्ट। तो आपको इस न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पे 3 रिएक्शन मिलेंगे। एक मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट, एक मिलेगा आपको एसिडिक सॉल्ट, और एक मिलेगा आपको बेसिक सॉल्ट। याद करने के लिए आपको नहीं कह रहा है, आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करिए हमारे साथ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं एक गांव है, वहां पे 2 लोग हैं। अब दोनों ताकतवर है, मतलब दोनों के पास ताकत बराबर है, तो कौन जीतेगा? आप कहेंगे सर ताकत अगर बराबर है तो दोनों, हमें नहीं लगता कोई जीतेंगे, बराबर हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। या अगर मान लेते हैं दोनों ताकतवर ना हो, दोनों कमजोर, जो दोनों आपस में लड़ रहे हो दोनों कमजोर हो, तो फिर कौन जीतेगा? फिर आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, दोनों कमजोर है तो दोनों फिर न्यूट्रल होगा, फिर बराबर हो जाएगा। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराए, या वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस से कराए, दोनों जगह आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा? मिलेगा हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट। और पहला टाइप यही है, नाम है न्यूट्रल सॉल्ट। आप स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। या आप वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ करा रहे हैं, फिर भी आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। बस इतना ही, यही तरीका है याद रखने का। और आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि कैसे आपको पहचानना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। ये आपको पढ़ाए एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में। अब ना देखिए वो अलग बात है, लेकिन यहां याद कर लो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल। अगर वीक एसिड वीक बेस होगा तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है HCl, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी पीएच पढ़ाए थे तुम लोगों को, गधा हो, कुछ पढ़ना नहीं है, अब 2 दिन बचा है, देख के चले जाना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और NaCl मिला। वीक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो वीक होते हैं। CH3COOH नाम है इसका एसिटिक एसिड, अभी आगे आएगा, ये नाम है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर अमोनिया से कराए, अमोनिया कहीं ना कहीं वीक बेस की तरह काम करता है, कभी कभी दोनों की तरह काम करता है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं बेस। NH3 के साथ रिएक्शन कराएगा, बनाएगा अमोनियम एसिटेट। और अमोनियम एसिटेट आपसे पूछे कि बताइए कौन सा सॉल्ट है, तो आप कहेंगे सर न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि दोनों वीक बेस और वीक एसिड के साथ मिलकर बना है, इस वजह से ये न्यूट्रल सॉल्ट। अब बात आती है कि गांव में ऐसा हो कि दोनों में से कोई एक ताकतवर हो। मान लेते हैं लड़ाई हुआ एसिड से और बेस से। इस बार लड़ाई हुआ तो बेस वाला स्ट्रांग था और एसिड वीक था। कौन स्ट्रांग था? बेस स्ट्रांग था और एसिड का था वीक था। अब कौन जीतेगा? हाँ, बच्चों वाला सवाल सजी कहां पूछ रहे हैं। जीतेगा कौन? बेस जीतेगा। और वो जो सॉल्ट बनाएगा उसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। दोबारा फिर झगड़ा होगा, इस बार एसिड मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और बेस कमजोर होगा।
इस बार कौन जीतेगा, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड जीतेगा और बेस हार जाएगा। तो वो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, वो बनाएगा एसिडिक सॉल्ट। और यही तीनों टाइप है, आगे आएंगे तो यही तीनों टाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे। बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट में कौन स्ट्रांग होगा, बेस, और कौन वीक होगा, एसिड। कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। स्ट्रांग बेस मतलब NaOH का रिएक्शन अगर हम वीक एसिड के साथ करा दे तो बनेगा CH3COONa। नाम है इसका सोडियम एसीटेट और बहुत ज्यादा मिलेगा ये अभी आपको। कहीं पे भी एसिटिक एसिड देखो और अगर सोडियम है चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ भी हो, H हटाइए Na लगाइए। NaOH है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, बना सोडियम एसीटेट। और कौन सा सॉल्ट आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर जी बेसिक सॉल्ट। क्यों बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से बना और वीक एसिड से बना। वही उसका उल्टा अगर एसिडिक सॉल्ट को देखें तो वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, और वीक क्या है, बेस, और बनेगा NH4Cl। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और ये थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके टाइप। उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं, बढ़िया से करेंगे एकदम इत्मीनान से। साइंस में आपको 70 में 70 और पूरा 100 में 100 लेके आना, कुछ गलत नहीं करना है अमन बाबू बहनी को। एकदम आप साल भर बहुत पढ़े, हम भी बहुत मेहनत कराए हैं आपको, गलत करके नहीं आना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले चैप्टर पे। तीसरे वाले चैप्टर पे आएंगे। अब मेटल नॉन मेटल का है ये, नाम से देख के तुम लोग डरना नहीं, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही नाम दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन। कुछ डरना नहीं, ये नाम देख के हमको डरना नहीं है। किसका रिएक्शन कराना है, मेटल का, किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन। क्या तुम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़े थे, कहीं पे कोई मेटल था किसी के साथ सॉल्यूशन बनाया था, कोई तीसरा मेटल आया था उनके साथ रिएक्शन करने, और इस रिएक्शन का नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही लिखा हुआ, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, कोई मोर रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल आएगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम कहानी है, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम आया ZnSO4 के साथ। आपको अब याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, यहां तक अगर आ गए हो तो याद करके आना गधा। कैटलीना ने कार मांगी अल्टोजेन, अल्टो मतलब एल्युमिनियम, उसके बाद था जिंक, यानी कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, और सल्फेट तुरंत एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगी और जिंक को अकेला छोड़ देगी, जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी। सेम वही एग्जांपल FeSO4 है, और यहां से तो कॉपर बेचारा दोबारा इसे हटा ही नहीं पाएगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो सीधे लिखेंगे आप नो रिएक्शन। उसके बाद अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में तीसरे चैप्टर में दिया, लेकिन ये पहले देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि अभी हम मेटालिक ऑक्साइड पढ़ के आए हैं। मेटालिक ऑक्साइड कैसे बना था, मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ रहा है तो वही तो चीज पूछा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या बनेगा, बाबू वाला सवाल। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आपको बताना मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर का था, बताओ, बेसिक नेचर का था, याद है, किस भैया, मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मेटालिक ऑक्साइड, और ये कौन से नेचर का होगा, ये होगा बेसिक नेचर का। ये सोडियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे बनेगा Na2O, के साथ रिएक्शन करेंगे बनेगा MgO। अब जो मेटालिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होगा, और ये अभी पढ़ के आए हैं पीछे, जो मेटालिक ऑक्साइड पानी में घुलेगा वाटर सॉल्युबल होगा वो बेस बनाएगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का। और यही बात यहां पे लिखा हुआ, दोज मेटालिक ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर फॉर्म बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और रीजन आपसे पूछे कि क्यों बेस बनाएगा तो हमारे बाबू बहनी तुरंत बताएंगे कि बेस इसलिए बनाएगा क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का। यहां पे देखिए Na2O H2O के साथ रिएक्शन किया, बना NaOH, और NaOH हमारे बाबू बहनी पता है कि बेस होता है। देख रहे हो, ये सब कॉन्सेप्ट है जी, आप अब झूठ में रिएक्शन से डरते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है। और सही बता रहे हैं तुम लोग, पूरा पढ़ के जाना, नहीं बता सही बता रहे हैं, तुमको 10-12 नंबर पक्का है मिलेगा इस रिएक्शन से, तुमको 10-12 नंबर पक्का है मिलेगा, इतना भरोसा रखो, 10-12 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगला। अब फिर वही कहानी है, वहां पे मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए थे तो मेटालिक ऑक्साइड बना था, बेसिक नेचर का था, अगर पानी में घुलेगा तो बेस बनाएगा, नहीं घुलेगा तो वैसे ही रहेगा।
अब अगर फिर अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। यही तुम लोग का इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाया, और ऐसा नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो पानी में घुले सॉल्युबल हो वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर का, कितनी बार कह चुके यार, कितनी बार, क्या आप कहे हम, कितनी बार कह चुके आपसे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर, और जो मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी में घुलेगा वो क्या बनाएगा, वो एसिड बनाएगा, पानी में घुल। CO2 है, H2 रिएक्शन करेगा, H2CO3 नाम है इसका कार्बोनिक एसिड, दोबारा बता रहे हैं नाम है इसका कार्बोनिक एसिड, और यहां पे SO2 H2O के साथ रिएक्शन करके बनाएगा H2SO4। ये था आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, वो था मेटल विथ ऑक्सीजन। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है फिर वही वाली कहानी, रिएक्शन ऑफ बिटवीन मेटल एंड एसिड। सेम उल्टा एक जगह पढ़ के आए थे, थोड़ा सा इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, थोड़ा सा याद रखने वाला सवाल है, MCQ के सवाल बनते हैं। वहां पे आप पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, और यहां पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल एंड एसिड। कहानी वही है, वहां पे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कर रहे थे, यहाँ पे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। चाहे कान है पकड़ो, अच्छा है पकड़ो, बतिया देखते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट है, वहां नहीं बताए थे, यहां बता रहे। कहानी ये है कि आप पढ़े थे कि सर मेटल है बेसिक नेचर का, अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो ऑब्वियस सी बात है सर सॉल्ट मिलेगा, और साथ में हमें एक गैस मिला था, नाम था हाइड्रोजन गैस। और सर आप ये भी बताए थे कि उस हाइड्रोजन गैस को अगर जानना हो तो एक पाइप लगाइए और उसे बाहर लेकर आइए। जैसे ही बाहर लेकर आएंगे, अगर आप लाइटर जब माचिस जलाएंगे तो एक पटाखे की आवाज आती है। लेकिन यहां पे कहानी अब जो बता रहे ध्यान से सुनना, जितने भी एसिड थे मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि एसिड के पास हाइड्रोजन होता, और जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जो ऊपर थे वो आए एसिड से मिले, भैया हम मेटल है, एसिड का ठीक है, हम हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हटा दीजिए, हम आपके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। लेकिन इनके साथ घटना घटी, सब एसिड से तो ये चल रहा था, लेकिन एक एसिड ऐसा था, नाम था उसका HNO3। अभी उसकी भी कहानी हम आगे बता रहे हैं। ये HNO3 था, कहा भैया मेटल आए हो, कहा सुने तुम एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हो, हाइड्रोजन को अकेला छोड़ देते हो, कहे हाँ हम तो करते हैं, मेटल है। लेकिन HNO3 कहा हम ऐसे नहीं है, अगर तुम हमारे साथ रिएक्ट करोगे तो कोई बात नहीं, कर लो, हम सॉल्ट नहीं बनाएंगे, हम जो तुम हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हो उसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे H2O में, वाटर में। वो कहा क्यों, कहा HNO3 हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम किसी को देख नहीं पाते, हम तुरंत उसे ऑक्सीडाइज कर देते। किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, H2 को H2O में, और खुद को किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2 में या NO में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मेटल समाज में तो बहुत ही डर का माहौल कि भैया अभी तक तो एसिड के साथ ये हो रहा था, जा रहे थे रिएक्ट कर रहे थे, हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा था, लेकिन ये HNO3 पता नहीं कौन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कह रहा है कि अगर तुम H2 को बाहर निकालोगे तो हम तुरंत उसे कन्वर्ट कर देंगे H2O में। फिर दो लोग आए, और उन दोनों मेटल का नाम था मैग्नीशियम और मैग्नीज। वो आए, कहे HNO3 से सुने हैं तुम मेटल में पूरा डर का माहौल बनाए, रंगदार बने हो, सब छोड़ छाड़ के। कहा तुम कौन हो, कहा मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। और जैसे ही मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, तुरंत HNO3 कहेगा भैया माफी चाहते हैं, आप हाइड्रोजन गैस को हम निकाल दे रहे हैं, आप आइए हमारे साथ बॉन्ड बनाइए। और सवाल आपसे यह पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विथ एसिड HNO3 टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम या मैग्नीज, और आगे यही लिखा हुआ, पहले ये पढ़ लें। मेटल बेसिक नेचर का होगा, सो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखिए, जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, H2 बाहर हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। एल्युमिनियम का अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 बन गया, और साथ में आपको कौन सा गैस मिला, हाइड्रोजन के साथ।
लेकिन आप बताए थे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? वो है आपका HNO3। एक मिनट, एक्सेप्शन क्या है आपका? HNO3। HNO3 केवल किससे रिएक्ट करेगा? मैग्नीज से या मैग्नीशियम से, और इनसे रिएक्ट करके या तो MnNO3 बना दे या MgNO3 बना दे, बाकी और किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि विच ऑफ फॉलोइंग मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीज या मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और मेटल नॉन मेटल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट मेटल, अभी तक तो वो जितना आप रिएक्शन पढ़े थे कहीं ना कहीं एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में था, लेकिन ये जो पढ़ेंगे आप रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, थोड़ा सा कहानी अलग है। एक्चुअल में जब मेटल का रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो दो कंडीशन है। पहला ये है कि या तो मेटालिक ऑक्साइड बन जाए, दूसरा ये है कि मेटालिक ऑक्साइड बनने के बाद फिर जब पानी में घोले तो वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन जाए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पढ़ाए थे कि ऐसा मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होगा, जो पानी में घुलेगा, वो बेस बनाएगा? आप कहेंगे हाँ सर बताए तो थे, लेकिन जाने कैसे कि कौन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, कौन हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक मेटल को हाईली रिएक्टिव में बांटेंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरा हम मीडियम रिएक्टिव में बांटेंगे, और तीसरा हम लेस रिएक्टिव में बांटेंगे। जैसे मान लेते हैं एक आपके घर में 10 लोग हैं, आपके घर में 10 लोग हैं, 10 बच्चे। इसमें आपको पता है कुछ मनबड़ होते हैं, कुछ बहुत ढीठ होते हैं, कहते ना हम खाए तो वह खाए, नहीं तो हम ना खाए। तो ठंडी महीना चल रहा था, नहाने की बारी आई, कुछ 2-3 लोग हाईली रिएक्टिव थे। हाईली रिएक्टिव में एग्जांपल बता रहे हैं, पहले लड़के का नाम था पोटेशियम। अच्छा थोड़ा सा पहले ये बता दें, मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा? सेम वही कहानी, और उसी के ये लिखा हुआ मेटालिक ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इट इनटू फर्दर एंड फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड। वही बताएं कि मेटल पानी के साथ मिलेगा तो पहले क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। अगर उसमें सॉल्युबल है तो क्या बनाएगा? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। कहानी थोड़ा सा हम वहां पे रोक दिए थे क्योंकि ये आगे है, ये कहानी आपका कहानी बताए थे कि कुछ लोग ढीठ होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। जब नहाने की बारी आई, ठंडी मौसम था, तो 3 कैटेगरी में हम 10 बच्चों को बांटे अपने घर के। एक को हाईली रिएक्टिव का है, उस हाईली रिएक्टिव में आया सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर एक में आया मैग्नीशियम और भी लोग, और जो कुछ एकदम ढीठ टाइप के थे उनमें आया एल्युमिनियम और आयरन। जब नहाने की बारी आई तो सोडियम पोटेशियम कहे, बुलाया गया उनको, चलो बाबू नहा लो। अब पानी ठंडा था, ध्यान रखना ठंडा पानी, मजाक नहीं है। कोल्ड वाटर से सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से कौन रिएक्ट करेगा? तो जब पोटेशियम और सोडियम की बारी आई तो ठंडा पानी था, वो कहा हम तो आराम से कूल है, हम लोग नहा लेंगे। तुरंत गए ठंडे पानी में, नहा हुआ के एकदम एनर्जी निकाले। फिर कैल्शियम की बारी आई, वो कहा नहीं बेमन जाना, वो कहा ठीक है अब सोडियम पोटेशियम नहा लिए, हम नहा रहे लेकिन उतना मन से नहीं नहा रहे। यानी कि कैल्शियम नहाया तो कोल्ड वाटर से, लेकिन कोई एनर्जी नहीं दिया। फिर आई बारी मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम बेचारा था ढीठ, वो कहा वो बड़हन भाई थे, वो सब नहा लिए, हम नहीं नहाएंगे। अम्मी पूछी काहे? कहा हम ठंडा पानी नहीं नहाते, हम तो हॉट वाटर से नहाएंगे, गर्म पानी चाहिए हमें। अब अम्मी थी बेचारी, कही चलो ठीक है लड़का है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देते। यानी कि मैग्नीशियम किससे नहाया? हॉट वाटर से नहाया, कोल्ड वाटर से नहीं नहाया। मैग्नीशियम नहा लिया, कोई बात। फिर बारी आई एल्युमिनियम और आयरन की, ये आए, बोला गया चलिए नहा लीजिए। वो कहा कि किससे नहाना है? तो कहे ठंडा पानी भी है और गर्म पानी भी है, कोल्ड वाटर भी है, हॉट वाटर भी, आप किससे नहाएंगे? जानते हो क्या कहे? वो सब कहे ऐसा है ना, हम कोल्ड वाटर से नहाएंगे ना हम हॉट वाटर से नहाएंगे, हम करेंगे स्टीम बाथ। स्टीम जानते हैं, एकदम भाप वाला, एकदम बाथरूम में जैसे भाप हो, एकदम पानी ना हो। देख रहे हो नौ भाई, नौ भाई देख रहे हो, चलना है वही से साइकिलिए चलना, लेकिन नौ भाई ऐसा रहेगा कि बुझाएगा कहाँ है, कितना बड़ा सेट है। कौन कौन थे जो कहे स्टीम बात करेंगे? एल्युमिनियम था और आयरन था।
किससे नहीं रिएक्ट किए, ना कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से, केवल किससे नहाएंगे, स्टीम वाटर से। और यही तीनों कैटेगरी है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम हो गया चाहे और कोई हो गया मीडियम रिएक्टिव, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। और जब बारी आएगी एल्युमिनियम की और आयरन की, तो ये कौन सा बात लेंगे, स्टीम बात लेंगे, यानी कि पानी का वेपर फॉर्म, ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, वो कौन सा बात लेंगे, स्टीम बात वेपर फॉर्म में। और यही पूरा रिएक्शन। पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में कौन कौन आएगा, सोडियम आएगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक बार पानी में घोलेंगे तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, और दोबारा जब घोलेंगे तो वो क्या बनाएगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और इसी को कहते हैं बेस। और साथ में आपको क्या आएगा, हीट यानी कि एनर्जी देगा। और सेम कहानी वही सोडियम के साथ भी हुआ, सोडियम रिएक्ट करेंगे NaOH बनाएगा और साथ में आपको क्या देगा, एनर्जी। और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये ध्यान दीजिए। फिर जब मीडियम रिएक्टिव की बात होगी, मीडियम रिएक्टिव कैसे, से लेकिन बेमन से गया था नहाने कि चलो दोनों भाई अगर नहा लिए तो हम भी नहा ले रहे हैं, लेकिन उतना मन नहीं है लेकिन नहा ले रहे हैं। क्यों, केवल नहाएगा और लेस एनर्जी देगा पोटेशियम और सोडियम से। यानी कि सोडियम और पोटेशियम जितना मन से नहाने गए थे खूब बढ़िया एनर्जी दिए, वो कैल्शियम नहीं देगा, कहेगा हम तो बेमन से नहाने जा रहे हैं, हम नहीं इतना एनर्जी देंगे। फिर बारी आई जब मैग्नीशियम की, ये कैल्शियम की कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे कहीं तो लिख। फिर जब बारी आई मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो कोल्ड वाटर से नहीं नहा है, और क्या बनाएगा, MgOH2। लेकिन जब लेस रिएक्टिव की बात करेंगे, लेस रिएक्टिव की बात, अरे भैया का फिर बारी आई लेस रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल में कौन है, एल्युमिनियम है और आयरन है। और एल्युमिनियम और आयरन क्या करेंगे, स्टीम वाटर से रिएक्ट करेंगे, स्टीम बात करेंगे। और याद रखने वाली बात यह है कि ये केवल ऑक्साइड तक ही बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड तक, कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। हाइड्रोक्साइड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो दोनों ऑक्साइड देख रहे हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि जब आप इसे पानी में मिलाएंगे तो कहेंगे नहीं हम नहीं घुलेंगे, हम तो स्टीम बात करके आए, हम केवल ऑक्साइड पे ही आप रहने दीजिए। इसी वजह से आयरन और एल्युमिनियम हमेशा ऑक्साइड बनाते हैं, कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। और लास्ट में वही चीज लिखा हुआ, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में नहीं घुलते, इस वजह से वो केवल ऑक्साइड तक ही रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथे चैप्टर पे आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ना, और इसमें कुछ रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्टन मतलब आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंबस्टन मतलब होता है जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और कार्बन के बारे में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले कार्बन को ही जलाएंगे। जब आप किसी चीज को, कार्बन को या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जलाते हैं तो आपको दो चीज मिलता है। सबसे पहला CO2 और H2O, और साथ में मिलता है आपको एनर्जी। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कोई कार्बन हो गया, चाहे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इथेनॉइक एसिड, एसिटाल्डिहाइड या इथाइल अल्कोहल, ये सब कार्बन के ही कंपाउंड है। अगर आप कार्बन को या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, बर्न करना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबस्टन। फिर से सुन लो, अगर कोई कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्टन। ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब आपको क्या मिलेगा, एनर्जी रिलीज होगा। याद रखने वाली बात केवल ये है कि कार्बन हो या इसके कंपाउंड हो, अगर आप जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाएंगे, क्या मिलेगा, CO2। अगर मीथेन को, मीथेन जानते हैं ना, CH4, हाँ गधा हो, इतना तो पता हो गया होगा। CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो आपको मिलेगा CO2, H2O और साथ में मिलेगा एनर्जी। वहीं पे अगर मान लेते इथाइल अल्कोहल है, ये अभी इसी में पढ़ा, इथाइल अल्कोहल IUPAC पढ़ा चुके, तो उनको बहुत बढ़िया से पढ़ा है। दो कार्बन है तो इथ होगा,
और यहाँ पे क्या है OH यानी कि अल्कोहल है तो नाम होगा इथाइल अल्कोहल और दूसरा नाम है इथेनॉल। इथेनॉल ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा एनर्जी। लिखा हुआ है एक पॉइंट है थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर हम कहीं पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताए थे, अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड था, कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड जैसे एल्केन तो वो सैचुरेटेड था। अगर सिंगल बॉन्ड वाले को या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते तो वो एक क्लीन फ्लेम देता है, कोई धुआं हुआ नहीं देता। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड को जलाएं जैसे लकड़ी हो गया और कोई भी कंपाउंड जलाएं तो वो आपको एक फ्लेम देता है, वही लिखा हुआ। ऑन बर्निंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस क्लीन ब्लू फ्लेम विथ नो सूट, कोई ज्यादा धुआं वाला काम नहीं करता। एंड ऑन बर्निंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस येलो सूटी फ्लेम, पीला कलर का आपको फ्लेम देता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कार्बन का ऑक्सीडेशन। हमारे बाबू बहनी ऑक्सीडेशन तो पता है आपको, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना। यहां पे अगर इथाइल अल्कोहल को देखें तो दो चीज याद रखिए, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है एकदम भूलिएगा ही नहीं। अगर इथाइल अल्कोहल है और कोई हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या था, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो किसमें बदलता है, एसिटल्डिहाइड में, CH3CHO में। लेकिन ये वाला भूलिएगा ना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। अगर इथाइल अल्कोहल को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये सब चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आपको केवल रिवीजन कराना है, वो भी रिएक्शन। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो अल्कोहल सीधे कन्वर्ट होता है एसिड में, ये बात याद रखिएगा। और आपसे सवाल भी पूछा था, अभी प्री बोर्ड हुआ था, इसमें भी पूछा था कि अगर अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हम अल्केलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 से कराएं, ये दोनों रिएजेंट याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा देते हैं सीधे एसिड में, और इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अगला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। पहला आप कार्बन का क्या पढ़े, कंबस्टन पढ़े। कंबस्टन में क्या हो रहा था, हम कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, CO2 H2 और साथ में एनर्जी मिल रहा था, इसी को हम कंबस्टन कहते हैं। दूसरा पढ़ के आए हैं अभी, अब कौन सा रिएक्शन था, अरे मालिक के इतना बुद्धि नहीं काम कर रहा है, कौन सा रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लेंगे जैसे कॉपर पाउडर, ये सब 12th में पढ़ेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे तो वो बदल जाएगा आपका अल्डिहाइड में। अगला है इसके बाद एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब आपको ऐड करना, ऐड क्या करना है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबली बॉन्डेड ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दे तो अनसैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, और इसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जैसे अल्कीन या अल्काइन, अगर उसमें हम कुछ ऐड कर दे और उसे अल्केन में बदल दे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल दे तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, पूछता है आपसे, बढ़िया से पढ़िएगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये आपका देख रहे हैं इथेन, इथीन है डबल बॉन्ड, यहां से जब हम एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां आता है, एक हाइड्रोजन यहां, और बनता आपका इथेन। ये क्या है, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड से किस में बदल गया, सैचुरेटेड में। और कभी किसी रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कुछ ऐड करके सैचुरेटेड बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। समझ में आया, एडिशन रिएक्शन समझ में आया। एडिशन मतलब ऐड करना, और ऐड क्या करना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जैसे अल्कीन या अल्काइन को बदल देंगे अल्केन में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। याद रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, बस लास्ट है, थोड़ा सा और बचा। आपके चैप्टर में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिए होंगे, दो कंपाउंड दिया है, उस दोनों का आपको नाम याद रखना है। एक है इथाइल अल्कोहल C2H5OH और एक है इथेनॉइक एसिड CH3COOH जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। अल्कोहल में एक रिएक्शन दिया हुआ आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, डी मतलब निकालना, हाइड्रेशन मतलब पानी। अगर आप इसमें से H2O बाहर निकाल दें, इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये OH देख रहे हैं, OH आपको पता है OH होगा तो अल्कोहल है। अगर अल्कोहल में से हम H2O को निकाल दे, पानी को निकाल दे, तो वही क्या बनता, इथीन, और इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और किसके प्रेजेंस में कराते हैं? वो कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए यहां से हम H निकालेंगे और यहां से एक H निकालेंगे और बनेगा आपका इथीन, और अल्कोहल से इथीन बनना, इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना अल्कोहल से, इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और वहीं पे अगर अल्कोहल का हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा दे तो H हट जाएगा और सीधे Na जाके लग जाएगा। फिर इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, इथेनॉल कौन है? ये है इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल का जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते तो ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। अब जितना भी आपको ऐसे सोडियम मिले, चाहे बेस मिले, चाहे सोडियम कार्बोनेट मिले, सब में से H हटा देना, Na लगा देना। अभी अल्कोहल की है, अभी देख रहे हैं इथेनॉइक एसिड आएगा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। अगर Na के साथ रिएक्शन होगा तो H हटा के Na लगा देंगे, इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड पे। कुछ रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओहो सॉरी, कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, 1 मिनट, हो गया होगा। फुल स्क्रीन, चलिए हो जाता है कभी कभी। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड, और इसमें फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके बिना पेपर बहुत कम बनेगा आपका, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, एस्टरिफिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। एस्टर कैसे बनेगा? वो बनता है इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल को मिला। अगर हम एसिड ले लें और अल्कोहल ले लें, क्या ले लें? एसिड ले ले और अल्कोहल ले ले, तो हमें मिलता है एस्टर और वाटर। बस इतना अगर याद हो गया तो आपका काम चल जाएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या बनेगा सर? एस्टर बनेगा। किसके किसके बीच में रिएक्शन होगा सर? एसिड और अल्कोहल। तो सर कौन कौन से एसिड? कोई भी एसिड ले लो, लेकिन आपके जो चैप्टर में 2 एसिड है, एक एसिड है एक अल्कोहल। एसिड का नाम है इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल का नाम है इथेनॉल। RCOOH मतलब ये क्या है? आपका एसिड है। ROH ये क्या है? ये आपका अल्कोहल है। अगर एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलता है RCOOR, और इसी का नाम है फॉर्मूला एस्टर। ध्यान से देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि RCOOR क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एस्टर है या एल्डिहाइड है? तो हमारे बाबू भाई नहीं पढ़े, अगर 2 और O दिखे और एक R दिखे तो ये क्या है? एस्टर है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ ये आपका इथेनॉइक एसिड का CH3COOH, और साथ में आपका अल्कोहल है इथेनॉल C2H5OH। कुछ नहीं करना, एक में से H निकाल देना, एक में से OH निकाल देना, और बन जाएगा आपका CH3COOC2H5H। एसिड से हमको क्या निकालना? H निकालना है। अल्कोहल से क्या निकालना है? OH निकालना है, और इनको मिला देना। देखो यहाँ पे ये इतना और यहाँ पे इतना, देखो CH3CO वहां का था और C2H5 ये इतना मिला, ये बन गया आपका एस्टर, और यहां से H, यहां से OH, और ये क्या बन गया? आपका पानी। और एस्टर याद रखिएगा स्वीट स्मेलिंग होता है, मीठा महक आती है, और इसे हम फ्लेवरिंग एजेंट में काम यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब समझ रहे? आइसक्रीम उसक्रीम खाते, वनीला आइसक्रीम, फलाना आइसक्रीम, वो जो फ्लेवर देता है वो एस्टर ही देता है, और परफ्यूम बनाने के काम आता है, जो हम लोग लगाते हैं, फेवरेट है परफ्यूम। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ में आया? अल्कोहल होगा, एसिड होगा, दोनों का रिएक्शन होगा, बनेगा एस्टर, साथ में बनेगा वाटर। एग्जांपल है इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे, बनेगा एस्टर, और साथ में आपको मिलेगा H2O। और इसके बाद 2-3 रिएक्शन जो आप पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अरे भैया क्या हो जा रहा है जी, ये आपको कुछ इसमें याद ही नहीं रखना। अगला रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद बेस। अगला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद बेस। बेस के साथ हम इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, फिर वही वाली थोड़ा सा बैक जाइए। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा रहे थे तो क्या बन रहा था सर? सॉल्ट बन रहा था। यहां पे भी कहानी वही है, जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद बेस, और बेस कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनाता है सोडियम एसीटेट, और एक तरह का सॉल्ट है, और साथ में आपको मिलेगा वाटर, क्योंकि इथेनॉइक एसिड कौन से नेचर का है? एसिडिक नेचर का। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, इथेनॉइक एसिड
और अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, अभी तो पढ़ के आए कि सॉल्ट बनेगा, और कुछ नहीं करना, आपको इथेनॉइक एसिड से H हटा देना और अन्य जाके लगा देना। एक फिर से यही तुम लोग को कॉन्सेप्ट दे रहा है, इथेनॉइक एसिड का कहीं पे भी रिएक्शन हो, चाहे सोडियम के साथ, चाहे किसी बेस के साथ, चाहे सोडियम कार्बोनेट के साथ, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, आपको बस इतना करना है, H हटा देना और अन्य लगा देना, H हटा देना है और अन्य लगा देना। देखो यहां पे इथेनॉइक एसिड था, अन्य OH का रिएक्शन कराए, अन्य लगा दिए और H हटा दिए, बन गया आपका H2O, बाहर आ गया और बन गया सोडियम एसीटेट। वैसे ही अगर सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अन्य को कहां लगा देना, H हटा के, अन्य को कहां लगा देना, H हटा के, और साथ में आपको मिल जाएगा H2O, CO2, H2O, CO2। और ये आपका था पूरा रिएक्शन, ये आपका था पूरा रिएक्शन। एक बार एग्जाम से पहले, परसों शायद 25 तारीख को है, एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना, भले 2x पे 1.5x पे करके जाना। और ये शायद हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात थी क्लास 10th के लिए। इसके बाद हम लोग 11th में मिलेंगे और जल्दी अप्रैल में अपने बाबू बहनी के लिए क्लास 12th वालों के लिए बैच लॉन्च करने वाले हैं, और ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाला 23 मार्च से, एड्रेस बता दिया जाएगा। और मिस करेंगे आप लोग को, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, आप अच्छे थे, हमारे बाबू बहनी बहुत अच्छे थे आप लोग, एक शुरुआत से ही आप इतना सपोर्ट किए, आपके लिए हम हैट्स ऑफ यू, बहुत सपोर्ट किए हो। और याद रहेगा आप लोग का, शुरुआत में ही जो सपोर्ट करते हैं उनका याद रहे, बाद में तो लोग भूल जाते हैं कि मतलब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन शुरुआत में हमेशा याद रहेंगे आप। और जिंदगी में बहुत कुछ खो के यहाँ आए हैं, लोगों ने अपने रंग भी दिखाए हैं, चेहरे भी दिखाए हैं। और इतना याद रखिएगा, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो हमारे बिना नहीं रह पाएगा या वो हमारे बिना नहीं रह पाएगी, तो आप ये भ्रम में ना रहिएगा, आप अपना देखिएगा। जिंदगी में आप सब कुछ जब हार जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि हम गलत समय दिए किसी को, और आपके सामने जो बंदा खड़ा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ अपनी जिंदगी में गलती किया है। अपने बाबू बहनी से कहेंगे कि आप वो गलती ना करिएगा, और एकदम एटीट्यूड के साथ, ऑरा के साथ रहिए, एकदम अपना एक बनाइए, एक अपनी अलग पहचान बनाइए, और इतना बनाइए कि आपको लोग देखते ही पहचान जाए कि वो जा रहे हैं। आप किसी के हाथों की कठपुतली मत बनिएगा, ऐसा ना हो कि आप कब खुश रहे और कब दुख रहे कोई और डिसाइड करे। आप अपने अंदर खुशी खोजिएगा कि हम कौन सी वजह खोजे कि हम खुश रहे, लोग यहां सब भूल जाएंगे। और लास्ट में एक अपन बाबू बहनी के लिए शायरी लेकर आए, लिख के लेकर आए हैं, याद नहीं था, केवल ये रिएक्शन उक्शन याद रहता अपन बाबू बहनी के लिए, ये सब थोड़ा सा लिख के लेकर आए, बढ़िया है, अच्छा है। लास्ट के 2 लाइन सुन के जाइएगा, शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन लास्ट में सुन के जाइएगा। सुना है अपन बाबू बहनी के लिए शायरी सुना दे रहे। ऐसा नहीं कि तेरी अब जरूरत नहीं है, हाँ मगर इस ताल्लुक को निभाने की अब हिम्मत नहीं है। हम समंदर में समाने को तैयार थे तेरे लिए, तुझ में मेरे लिए किनारे तक आने की हिम्मत नहीं है। और आखिर में कि सब्र का दामन कुछ इस तरह थाम बैठे हैं हम मोहब्बत में, कि सब्र का दामन कुछ इस तरह थाम बैठे हैं हम मोहब्बत में, कि आखिरी बार भी तुझे देखने की चाहत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।